हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन केंद्र की स्थापना की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए फील्डी ऐप की सहायता से टीबी मरीज के खांसी की आवाज़ द्वारा परीक्षण किस स्थान पर शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तारपूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सचेंद्र नाथ सान्याल की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 82,000 किलो का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन है, टॉमटॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर रहा है वो कौन सा रहा? तो इस्तांबुल तुर्की का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनसैट 4B को। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र की उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को वर्तमान में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल बनने वाली ये थी कौन? सरोजिनी नायडू, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 2 मार्च 1949 को लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। तो इनसे संबंधित आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महिला या पुरुष दोनों में से पहली बार ये बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना रहा तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के इनका कार्यकाल रहा था 2 मार्च 1949 तक। ठीक है, ध्यान रखना है 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि
जो सरोजिनी नायडू हैं, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, तब उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नाम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ये 1950 में किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस से बदल करके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गौरव खन्ना ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। गौरव खन्ना ने 2028 और 2032 पैरालंपिक के लिए नई प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एजेस फेडरल क्वेस्ट फॉर फियरलेस सेटलर्स कार्यक्रम का भी अनावरण किया। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। और किसने इसका जो है शुभारंभ किया? तो आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन टीम के, कौन सी? भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों लखनऊ से आपको ध्यान रखना है कि इसका वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने न केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षण संस्थानों की स्थापना के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी दान में दी थी। अलीगढ़ मंडल में 395 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। दोस्तों अलीगढ़ से ध्यान रखना है कि अलीगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो ताले एवं हार्डवेयर अलीगढ़ का ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 40वें स्थान पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा। इसमें अगर देखा जाए कि सबसे उच्च स्थान पर कौन सा देश रहा, यानी प्रथम स्थान पर, तो नॉर्वे जो है इसमें पहले स्थान पर रहा और इसका स्कोर कितना रहा? तो 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ जो नॉर्वे है वो इस डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। वहीं जो न्यूजीलैंड है वो 9.37 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। ये जो सूची है वो 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई और भारत ने इसमें 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्थान प्राप्त किया। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इसमें 104वें रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। यानी जो पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग कितनी रही? तो 104 रैंक पाकिस्तान की रही। रिपोर्ट में दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतांत्रिक कहा गया है। यानी इसमें 167 देश शामिल किए गए थे और उनमें से केवल देखा जाए कि पूरा लोकतांत्रिक देश कितने रहे, तो केवल 21 देशों को ही पूरा लोकतांत्रिक माना गया। और दोस्तों जो हमारा देश भारत है और जो अमेरिका है, तो ये जो देश हैं इन्हें त्रुटिपूर्ण वाले देशों में जगह दी गई है। और अगर अमेरिका की बात की जाए कि अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है इस रैंकिंग में, तो अमेरिका रहा है 26वें स्थान पर। ध्यान रखना है अमेरिका को 26वां स्थान इसमें दिया गया है। और जो पाकिस्तान है उसे 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में काफ़ी नीचे रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाने में जो है 5 आधार के आधार पर बनाया गया, यानी 5 बातों को इसमें आधार बनाया गया था इस रिपोर्ट को बनाने में। तो कौन कौन से आधार रहे, कौन कौन सी 5 बातें थी? तो दोस्तों इसमें चुनावी प्रक्रिया, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रताएं शामिल थी। वहीं अगले चरण में अगर देखा जाए तो सूची को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिनमें पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र और सत्तावादी शासन राष्ट्र शामिल थे। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार
2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, तो 1946 में। कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन में है। और इसके जो एमडी हैं वर्तमान में वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है रॉबिन ब्यू वर्तमान में इसके एमडी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बॉडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और पहले से मौजूद सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी को कुशल खेती की ओर बदलना है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समामेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जीवा कार्यक्रम ये किस बैंक द्वारा शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और ये जो कार्यक्रम है वो कितने राज्यों में लागू किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 11 राज्यों में ये लागू किया जाएगा। दोस्तों अगर नाबार्ड की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई, कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सागरिका घोष। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी को लेखक सागरिका घोष ने लॉन्च किया। सागरिका घोष ने इससे पहले इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को लिखने में लेखक को 3 साल लगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में उन्होंने 1950 से 1990 के दशक तक उनके सभी संसद भाषण, संसद के रिकॉर्ड, वाजपेयी के भाषण और उनके लिखित कार्य योजनाओं एवं उनके संघर्ष को इस पुस्तक में दर्शाया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी, इसके लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके लेखक हैं सागरिका घोष। दोस्तों ध्यान रखना है सागरिका घोष ने एक और पुस्तक लिखी है, कौन सी, तो इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखी है जो कि इंदिरा गांधी पर आधारित है। और ये जो पुस्तक है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। 1950 से 1990 के दशक तक उन्होंने जो सभी संसद भाषण दिए उनका रिकॉर्ड इसमें है और इसके अलावा उनके द्वारा जो भी लिखित कार्य योजनाएं जो है उनका संघर्ष है वो सभी इसमें दर्शाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, सागरिका घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में आदि वनर की एक नई प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की। व्हाइट चिक्ड मैकॉक स्तनपायी प्रजाति का यह जीव सबसे पहली बार चीन में देखा गया था, जिसे दक्षिणी पूर्वी तिब्बत के मोदोग में डॉ ली चेंग ने खोजा था। अभी इस प्रजाति के जीव की मध्य अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजौ जिले में इसकी उपस्थिति की खोज दर्ज की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एक प्रजाति है वानर की, कौन सी, व्हाइट चिक्ड मैकॉक, इसकी खोज की गई है। दोस्तों अगर देखा जाए कि सबसे पहले ये कहाँ पर देखा गया था, तो 2015 में ये सबसे पहले देखा गया था चीन में, लेकिन अभी जो है कुछ दिन पहले ही ये देखा गया है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजौ जिले में इसे देखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है।
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक सूरत को देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन घोषित कर दिया जाएगा, जो कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक पार्ट है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल कीमत कितनी हो गई? तो 1 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत रखी गई है, जिसमें जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी 88,000 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। 508.17 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 384.04 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली जो कि यूनियन टेरिटरी है उसमें ये रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये सूरत में बनाया जाएगा। और दोस्तों ये कब तक बनेगा? तो दिसंबर 2024 तक ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बन गया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इसे घोषित कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है। तो साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हिरोइजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार भाटिया। गेटवे हाउस में विदेश नीति अध्ययन कार्यक्रम के एक विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हिराइजन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो राजीव भाटिया हैं इनकी ये तीसरी पुस्तक है, जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे और भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के परिवर्तन की पड़ताल करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो राजीव कुमार भाटिया। कौन सी पुस्तक है? तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हिराइजन्स नामक ये पुस्तक है, जो कि इनकी तीसरी पुस्तक है। तो दोस्तों ये थे 13 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जम्मू कश्मीर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया? ऑप्शन नंबर ए है अटल टनल रोहतांग, बी है पीर पंजाल रेलवे टनल, सी है सेला टनल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।